Hello to each and everyone. My name is Karan Gupta, and today we are going to learn about vibration theory, but we are going to learn it a bit in Hindi as well as in English. I mean, the concept that we have to get it clear is going to be in Hindi in this particular series. तो आज हम हिंदी में थोड़ा सा वाइब्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट कैसा है. सो कौन कौन लोग इस वीडियो को देख सकता है, जो भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो एक अभी स्टूडेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो सब लोग इस पर्टिकुलर वीडियोस को देख सकते हैं. इससे एक आपको पता लगेगा कि वाइब्रेशन एक्चुअली होता है क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एंड देन फिर आप उसको अपने यूज केस में या फिर अपने एग्जाम्स में आप यूज कर सकते हो. आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस थ्योरी को यूज कर सकते हो. इससे आपको एक काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि वाइब्रेशन के बारे में और वाइब्रेशन क्या है एग्जैक्टली. तो ये इतना खास क्यों है, ये वाला पर्टिकुलर सीरीज और जो लेक्चर जो आज हम कर रहे हैं, इसमें हम समझेंगे कि वाइब्रेशन का सिर्फ हमें एक तरीके से याद करके छोड़ देना नहीं है, हमें इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता होना बहुत जरूरी है. क्योंकि अभी आप भले स्टूडेंट हो या फिर अभी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, पर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, तो आपको जॉब भी करनी है. इट डजेंट मैटर अगर वो एक गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट सेक्टर जॉब है, सब में आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा आपकी थ्योरीज का. जो जितनी भी आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थ्योरीज पढ़ी है, सारी यूज में आती हैं. बट इश्यू ये है कि हमारे कॉलेजेस वगैरह में उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत कम दिखाया जाता है, तो कभी कभी इस वजह से वो सारी थ्योरीज हमें बोरिंग लगती है. तो आज हम उसी चीज को कवर अप करेंगे जल्दी से कि वाइब्रेशन क्या है, इसके क्या एक्चुअल में यूज केसेस हैं लाइफ में. और जैसे एक कंपनी को अगर कोई लिखता है कि उसको NVH वाला बंदा चाहिए, नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस, तो उसको क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो चीजें समझेंगे. उसकी थ्योरी आनी पसंद है, फिर थ्योरी आनी बहुत जरूरी है, सॉरी. उसके बाद जो है हम उसको कैसे यूज करेंगे और कैसे हम कंपनी को दिखाएंगे कि देखो थ्योरी तो आती है, इसके साथ प्रैक्टिकल भी करना आता है, और कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू से समझ सकते हैं. वही तो तभी आप एक कंप्लीट इंजीनियर बोलोगे अपने आप को. थ्योरी पता है, आप यूज नहीं कर पा रहे, तो आप अपने आप को इंजीनियर नहीं बोल पाओगे. तो फटाफट से हम पढ़ते हैं कि वाइब्रेशन क्या है. तो वाइब्रेशन हम सभी को पता है, हम हर जगह देखते आते हैं, और बचपन में जो हमारा एक स्केल होता है, हम जब उसको एक प्रेशर, जैसे ये स्केल है, इसको अपन हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं, छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं, तो क्या होता है, वाइब्रेशन बनना स्टार्ट हो जाता है. तो वाइब्रेशन क्या हो गया, टू एंड फ्रो मोशन है और कुछ भी नहीं है. तो टू एंड फ्रो मोशन और किसी भी बॉडी का, तो हम किसी बॉडी मतलब उसके इलास्टिक रीजन की बात कर रहे हैं अभी. मतलब एक बॉडी में दो रीजन हो, एक बॉडी में जैसे अभी इसमें खींचता हूँ ऐसे, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, तो ये हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन. तो अगर हम कोई इलास्टिक बॉडी, जब हम बात करें इलास्टिक रीजन की, इलास्टिक बॉडी में अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, उसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं. ठीक है. अब क्या होता है कि जो हमारी बॉडीज होती हैं इन जनरल, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है. इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि जहाँ पे वो ऑलमोस्ट सो कॉल्ड रेस्ट पर है. आई मीन ऐसा है, ऐसा बोलते हैं अपन, या फिर एक कांस्टेंट मोशन पे. आई मीन एक कांस्टेंट चीज है उसके पास अभी, या तो रेस्ट पे है कॉन्स्टेंटली, या कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी पर वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अपने आप को सस्टेन कर रहा है, अपने आप को रख रहा है. ठीक है. अब क्या होता है, हम आते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे ये पहले हमारा स्केल था, हमने कुछ नहीं किया, हमने आते इस पे एक प्रेस कर दिया, तो क्या हमने डिस्टर्ब कर दिया इसकी पोजीशन को, हमने डिस्टर्ब कर दिया, उसकी वजह से हमारे क्या होने लगा, हमारे वाइब्रेशंस आने लग गए. तो अब हम एक पेंडुलम का केस लेते हैं. हम एक पेंडुलम का केस लेते हैं, तो क्या होता है कि हम उसको एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. हम उसको थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं, तो हमने क्या किया, हमने हमारी एनर्जी गई ना उसे खींचने में. अगर भारी है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो हमने क्या उसका खींचा ऊपर, तो वो क्या करना, जैसे ही हमने उसे एनर्जी प्रोवाइड की, पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टर्ब तो किया ही किया उसको, हमने एक एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो वो एनर्जी क्या होगी, उसकी वजह से एक मोशन आना स्टार्ट हो जाएगा. वो अगेन हमारा वाइब्रेशन के अंडर आता है. जैसे पेंडुलम वाला केस ज्यादा समझता हूं. याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्ट्रेन एनर्जी होती है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे. फिर इसमें क्या हो रहा है कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, फिर अगेन बैक, बार बार यही प्रोसेस हो रहा है. अब चलो, ये तो हम अभी और ज्यादा पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हो कि जितनी भी चीजें हैं इंग्लिश में ही लिखी हुई है. ठीक है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं. बट अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाइब्रेशन पढ़ने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो ये समझिए कि आपको अभी थ्योरी, आप पढ़ तो लोगे NVH की थ्योरी या फिर वाइब्रेशन की थ्योरी, बट आप उसको समझ नहीं पाओगे. तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समझना. जब एक बार समझ गए तो सारी चीजें क्लियर है बॉस. आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप रट के नहीं जाओगे, आप समझ के जाओगे ना, तो आपको ऑन द स्पॉट आप चीजें कर लोगे. आपका एक दिमाग है, आपका एक ब्रेन है, उसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस है. ऐसा नहीं कि पूरा स्पेस आप चीजें रट के कर लोगे, नहीं.
आप क्या करो, समझो चीजें, वहां जाके उसे अप्लाई करो, दैट्स इट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि भाई अगर कोई भी मोशन रिपीट हो रहा है बार बार, समझ रहे हो, कि मान के चलो अगर मेरे पास एक बॉल है, मैं उसको उछाल रहा हूँ, अपने पास रख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, वो बार बार रिपीट कर रही है ना मेरे पास। ऐसा तो है नहीं मैंने उछाला ऊपर चली गई एक बार में, नहीं, ऐसा नहीं, करेक्ट। तो ये क्या हो रहा है कि जो मोशन अपने आप में रिपीट करे, तो हमने इसको क्या किया कि इसको हमने पीरियोडिक मोशंस बोलना स्टार्ट कर दिया, पीरियोडिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो द एनी मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम पीरियड अपने आप रिपीट होने लग जाता है, उसको एसएचएम मोशन से या फिर साइक्लिक मोशन, कई सारे नाम से हम उसे जानते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप बोले करण अब ये बताओगे इसका एग्जांपल मैं कहाँ यूज करके, कभी आप देखा होगा आपके जो फंक्शंस होते हैं, लीनियर फंक्शंस होते हैं, जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स और एफ वाई, आई मीन y इक्वल्स टू एक्स वाला जो है हमारा, और x प्लस टू, जो जितनी भी चीजें वो सिंपल लाइन में चली गई, वो वापस नहीं आ रहे लौट के, करेक्ट। वो एक आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। जितने भी हमारे साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन थे, जब भी हमने अपनी थ्योरी पढ़ी थी, जहाँ पे हम टेंजेंट कोसाइंस और जितने भी टेंजेंशियल स्टफ होते हैं जो हमने पढ़े थे अपने मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो वहां से हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि साइन और कोसाइन एक फंक्शन होते हैं जो कि आप अपने आप ही रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि साइन और कोसाइन उसके दोनों, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम क्या करते हैं कि सेम रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे आगे कि इसको स्किन मास सिस्टम ओपन देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अब वाइब्रेशन पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा एक जरिया है कि क्यों ना एक अपन सिस्टम ले लें। अब आप बोलोगे कि सिस्टम स्प्रिंग मास सिस्टम ले लेते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होता है, बहुत इजीएस्ट रिप्रेजेंटेशन है वाइब्रेशन का। रियल लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्टार्ट तो जब स्टार्ट करते थोड़ी एकदम सिंपल केसेस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम है, जिसको हम जो है इसके बारे में हम और पढ़ेंगे डिटेल में, पर ये अभी आप समझिए एक मास और एक स्प्रिंग ऐसे समझिए। सो कैन बी कंपेयर्ड विद, अब हम क्या करते हैं इस वाले मोशन को हम ऐसे मोशन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। कैसे कंपेयर करते हैं कि भाई ये तो हमें पता लगता है कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, ये एक साइकिल रिपीट हो गई, दूसरी साइकिल रिपीट हो गई, एंड सो ऑन एंड ऑन, एज मेनी साइकिल्स रिपीट होती चली जाएंगी। तो ये क्या हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक्स एक्सिस भी देखना है, वाई एक्सिस भी देखना है। तो एक्स एक्सिस में हमने रख दिया टाइम, वाई एक्सिस में हमने रख दिया डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं कि बॉडी कितनी डिस्प्लेस हो रही है, पर पीरियोडिकली डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। और ध्यान रखना है जो साइन और कोसाइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 होती है, इससे ऊपर नहीं जाते, करेक्ट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो स्प्रिंग मास सिस्टम मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, वो हम कंपेयर करना स्टार्ट किससे कर देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। ये एग्जैक्टली वाइब्रेशन थ्योरी में ही हम पढ़ते हैं और कुछ भी नहीं। अब आप बोलोगे कि भाई क्यों करते हैं ऐसा, भाई आप खुद भी जानते हो जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसको मान के चलो लेट्स से ये मेरा सिस्टम, मैंने मास को आगे खींचा, तो क्या मास आगे खिंचता चला जाएगा ना एक टाइम तक, फिर मैं रिलीज करूंगा तो क्या होगा, मैंने जैसे रिलीज किया तो क्या होगा, फिर से पीछे आना स्टार्ट आएगा, पहले तो अपनी पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, फिर पीछे जाएगा, और ये प्रोसेस उसका क्या होगा, चलता रहेगा। तो हमने क्या किया यार, ये भी तो रिपीट हो ही रहा है, तो ये क्यों ना हम इससे कंपेयर कर लें, पीरियोडिक मोशन से हम वो ही चीज इन जनरल कर लेते हैं कि हम उसे कंपेयर कर लेते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ए साइन ओमेगा टी। तो साइन तो आपको बहुत से समझ में आ गया कि अभी समझा है आपको कि ये क्या है कि पीरियोडिसिटी डिनोट करता है। उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक बात है, मेरा जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो बार बार रिपीट होना चाहिए, समझ में आ गया। अब एक है ये एम्पलीट्यूड है, ये हमारी जो वेव होती है उसका कितना क्रेस्ट, आई मीन उसकी कितनी हाइट है ये समझिए आप, ठीक है, उसकी बेस से कितनी हाइट पर है, वो हमारा एम्पलीट्यूड हो गया उसका, उस वेव का। अब फेज शिफ्ट भी होता है कभी, को आप देखना तो उसमें हम प्लस भी कर देते हैं, तो वो क्या है कि सिंपल उसे आगे बढ़ाना पीछे करना, ठीक है। मतलब एक वेव चल रही है तो एक और वेव चल रही है, मान के चलो कि लेट्स से ये वाली वेव हो गई तो ये लेट्स से 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया, या फिर लेट्स से थोड़ा सा यहाँ से इतना ही शिफ्ट हुआ है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है वेव में, तो हम उसे फेज शिफ्ट बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने की है कि भाई जो ओमेगा है ना, वो ओमेगा हमें बताता है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना एक एसएचएम मोशन की। और यहाँ से इसका ये तो हो गया एंगुलर, मतलब कोई चीज रोटेट कर रही है। अब यही अगर हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो लीनियर जो हम इन जनरल बोलते हैं वो हम एफ से डिनोट करते हैं, तो उसका एक फंक्शन हम देखेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/t हमने देखी है, ठीक है, वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ये जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो नॉर्मल, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो एफ से डिनोट करते हैं हम ज्यादातर। और जो टी का एक टाइम पीरियड है कि भाई एक साइकिल कितने टाइम में खत्म हो रही है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड हो गया। अब ये टाइम पीरियड ध्यान रखना, 1 सेकंड नहीं होता, ये कभी डिफर करता है एज पर द सिस्टम, 4 सेकंड भी होता है, 5 सेकंड, कुछ भी जो भी।
ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने समझ लिया भाई एसएचएम मोशन क्या है जो रिपीट हो रहा है, मास स्प्रिंग सिस्टम समझ लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों में पीरियोडिसिटी है। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट फंक्शन जो हमने ऊपर चेक किया था, हमें पता है कि हम डेरिवेशन कर सकते हैं एक्स का, जैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करते हैं क्या मिलता है, हमें वेलोसिटी, मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा एक इश्यू है कि यहाँ पे ये फंक्शन गलत लिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द हिंट थी, मैंने अपनी इंग्लिश वाली सीरीज में नहीं बताई थी, पर यहाँ पे मेरे को अभी पता लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो मान के चलो जब हम इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन कॉस में बदलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, साइन नहीं आएगा, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कॉस को करेंगे तो हमारा क्या आएगा, फिर से साइन रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन, ना कि कॉस। तो हमने क्या कि भाई अब हम क्या करते हैं कि भाई ए साइन ओमेगा टी तो हमें पता था कि हमने यहाँ पे ये लिया था ऑलरेडी। ठीक है, एक्स उसका वो तो डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन किस टर्म में हम डिनोट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर मीन्स जो कि हमारा वो था ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कोरिलेशन कर लेते हैं। अब स्प्रिंग मास सिस्टम में एम एक्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है, एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये कहाँ से आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये कुछ नहीं है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है बॉस, और कुछ भी नहीं है। अब बोलोगे के एक्स क्या है, के स्प्रिंग को स्प्रिंग स्टिफनेस है, ठीक है, और एक्स का डिस्प्लेसमेंट है। ये हम आगे पढ़ेंगे कहाँ कैसे आया क्या आया, जो हम वाइब्रेशन का और ज्यादा डेप्थ में जाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमें समझ में आ गया बॉस कि बॉस ये एक मास स्प्रिंग सिस्टम, मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम की इक्वेशन है, और ये इक्वेशन हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोनों को बराबर कर दो, क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, एक ओमेगा मिल जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये हर बार जब भी आप वाइब्रेशन पढ़ोगे ये इक्वेशन दिखेगी, तो आपको पता होना चाहिए कैसे आई है। ठीक है, उसके बाद हम आगे इसके में और देखेंगे कि ये वाइब्रेशन में कहाँ कहाँ यूज होती है। अब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बताई दी थी, ये क्या होता है, 1/t होती है। जब हम t की वैल्यू हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी से निकाल के लेकर आते तो ओमेगा/2 पाई होते हैं, दोनों का कोरिलेशन है आपस में। याद रखना जो फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा उसका यूनिट होगा 1/सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड और हर्ट्ज में होगी, और जो भी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा रेडियंस पर सेकंड में होगी। यहाँ पे लिखी नहीं है पर वो हमें ये रही, जो रेडियंस पर सेकंड में होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो जी समझ में आ गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, थोड़ी सी एनालॉजी समझ लिया। अब इंपॉर्टेंट है कि वाइब्रेशन कितने टाइप के होते हैं। वाइब्रेशन तो हमने पढ़ लिया, टू एंड फ्रो मोशन है। तो एक तो होता है नेचुरल वाइब्रेशन, एक होता है हमारा डैम्प्ड वाइब्रेशन, एक होता है हमारा फोर्स वाइब्रेशन। यही तीन डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशन है, इनको ही समझना है। अब क्या होता है कि जब मैंने आपको स्प्रिंग मास सिस्टम बताया था तो अब तब भी इतना अच्छे समझ नहीं पाए थे, पर अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अब हमारे पास एक कार है, कार में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब कार के डिफरेंट कंपोनेंट्स लेते हैं, जैसे चलो हम सस्पेंशन लेते हैं। अब सस्पेंशन क्या है, अब ये तो एक रियल सिस्टम है। अब इसको हम एज अ थ्योरी में अगर यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको एज अ स्प्रिंग मास सिस्टम मान लेते हैं। तो जितने भी सस्पेंशन का मास है, ठीक है, वो हमने क्या माना, वो हमारा क्या हो गया, एक तरीके से हमारा मास तो मास हो गया, मैं आ गया। और उसकी जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको हम क्या मानते हैं, स्टिफनेस मानते हैं। तभी आप देखना, जब भी मैं कोई एक एज अ स्प्रिंग मास सिस्टम रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरा कोई भी एक पार्ट होगा, वो पार्ट ये एक तरीके से मेरे कोई पार्टी है, इसको मैंने एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट किया है। कैसे रिप्रेजेंट किया, उसका एक मास है, उसकी स्टिफनेस है, बस। के और एम के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी कंपोनेंट को यहाँ पे हम शो करते हैं। अब याद रखना, जब कभी भी मैं ये वाला सिस्टम शो कर रहा हूँ, मैं कोई एक कंपोनेंट शो कर रहा हूँ, तो आप रियल केस वर्ल्ड में भी चलते रहो मेरे साथ। ये करंट ने किसी ने कोई स्टिफनेस है उसको शो किया है, ठीक है, सॉरी स्प्रिंग है कोई, ठीक है, उस स्प्रिंग को मैंने इस तरीके से शो कर दिया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया कि ये हमारा सिस्टम था। अब हम भी जानते हैं भाई, जब ये ऐसा कुछ लोडिंग होगी तो उसका कुछ सेल्फ वेट तो होगा, मतलब मास की वजह से कुछ सेल्फ वेट होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, डेल्टा। ठीक है, तब जाके वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, उसमें थोड़ा सा सेल्फ वेट था, खिंच गया। ठीक है, अब ये आराम से रखोगा, हमने इसमें कुछ नहीं किया, ये हमारे एक कंपोनेंट है, ठीक है, जो हमने रिप्रेजेंट किया। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा उसे डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं जाके। जैसे हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, क्या होगा, सिस्टम एकदम से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, करेक्ट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये ही वाइब्रेशन है, ये फ्री वाइब्रेशन हो गया। ठीक है, सिंपल सा। अब हमने पता है कि हमने कुछ भाई डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट दिया है एक्स, ठीक है, और उसको हम जानते हैं कि अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अब इस सिस्टम में हमें हमें ध्यान रखना है कि अब इसको हमें एक इक्वेशन से मैच करना है कि भाई
एक इक्विलिब्रियम कंडीशन की क्या हो सकती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब हमने उसे डिस्टर्ब तो कर दिया, ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन कौन से जो हमने उसे डिस्टर्ब किया उस पूरे सिस्टम में क्या क्या फोर्स एक्ट कर रही है। जैसे हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, छोड़ दिया, हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्या ओवरऑल टोटल फोर्सेस लग रहे हैं उसमें, हम वो चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि भाई हमारे पास एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी mg, सेल्फ वेट जो हमने बात की थी, करेक्ट, जो हमने यहाँ भी है, यहाँ दूसरे वाले केस में जो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है, जो mg थी वो डाउन लग गई। जो भी फोर्स डाउनवर्ड लग गई उसको माइनस से डिनोट करते हैं, और जो डिफ्लेक्शन फोर्स अपवर्ड है, अब जो हमारा स्प्रिंग है वो तो कहेगा ना कि भाई मेरे को तो वापस जाना है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, तो उसमें क्या आएगी, वो उसकी स्टिफनेस है, ऑलरेडी इसको डेल्टा तो पहले ही मिल गया था सेल्फ वेट की वजह से, एक्स हमने खींच दिया, तो कितना हो गया टोटल एक्स प्लस डेल्टा, जिससे कि वो अपना वापस रिकवर करना चाहती है, जितना भी हमने नीचे खींचा है, ऊपर जाना चाहती है तो प्लस आ गया, ठीक है। देन वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन डाउनवर्ड, जिस क्योंकि हमने डिस्टर्ब किया था जो एक्स है उसकी वजह से हमें क्या मिल गया, एक्स डबल डॉट मिल गया। तो ये डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल भी होता है जो अपना बताता है कि ये वाली फोर्स ऊपर जाना चाहती है, ठीक है, रेजिस्ट करना चाहती है। तो हम क्या करेंगे, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाना स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर फ्री वाइब्रेशन का केस का। जितनी भी इक्वेशंस हम सबको ले आएंगे जो जो हमने बताया था, हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करते हम देखेंगे कि भाई mg और k डेल्टा भाई दोनों बराबर है, हमारी सेकंड इक्वेशन से हमें मिल गया था। हमारे पास आ जाता है mx डॉट डॉट प्लस kx इक्वल टू 0, ये क्या हमारी गवर्निंग इक्वेशन आ गई, ये ही हमारी फ्री नेचुरल वाइब्रेशन, अगर आपको कोई पूछ रहा है तो यही एक गवर्निंग इक्वेशन, करेक्ट, जिसमें क्या है हमारा mx जो मास है, एक्सेलरेशन है, स्टिफनेस है और अगेन डिस्प्लेसमेंट है। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमें एसएचएम मोशन पता है, एसएचएम मोशन क्या है कि भाई जो रिपीट होता है, हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर कर लिया था, एक पहले ही हमें पता है अंदाजा, जब दोनों इक्वेशन को हम रिलेट करते हैं हमें क्या मिल जाता है भाई, एक ओमेगा मिलता है, यही एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। ये क्या होती है, एक सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, ये हम आगे देखेंगे डिटेल में कैसे इसको और ज्यादा पढ़ सकते हैं। अब हम कहते हैं कि यार ये बात तो ठीक है कि हमने उसे डिस्टर्ब किया तो वाइब्रेशन मिले, पर रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि वो वाइब्रेशन हमेशा होता आ रहा है? ऐसा तो नहीं हुआ है ना, वो हमेशा रुक जाता है एक टाइम बाद। जब क्योंकि वो रुक जाता है तो उसका मतलब क्या है, उसे हम बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब वो रुकता क्यों है, हम जानते हैं कि भाई एयर रेजिस्टेंस है, हमारे पास फ्रिक्शन है, कंपोनेंट में फ्रिक्शन होती है, एयर रेजिस्टेंस है, उन सब की वजह से वो उसे रुकना पड़ता है, वाइब्रेशन कभी भी ऑन अनलिमिटेड टाइम तक नहीं होता है। तो वो क्यों होता है कि क्योंकि सिस्टम हमारे एयर रेजिस्टेंस है और हमारी कई सारी चीजें हैं, उसकी वजह से रुक जाता है। और हम क्या करते हैं, जब भी हम वाइब्रेशन पढ़ते हैं, जो जितनी भी हमारी इरेगुलरिटीज हैं और जो हमारे मोशन को रोक रही हैं, उनको हम सबको इकट्ठा करके क्या बोलते हैं कि ये हमारा विस्कस डैम्पर है। अब हम एक एक करके तो नहीं बता सकते, हमने सबको इकट्ठा किया और हमने विस्कस डैम्पर लगा दिया। अब हमने कहा कि अब हमारा जो ये सिस्टम है ना, ये एकदम रिएक्ट करेगा जैसे एक रियल सिस्टम रिएक्ट करता है। जैसे हमने एक हमारा स्केल होता है, जब उसको हम प्रेस करते हैं और वाइब्रेट करता है, तो हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है, हमेशा करता तो नहीं रहता है ना। तो जो रुक जाता है वो क्यों रुकता है, कि भाई एयर रेजिस्टेंस और कई सारी चीजें हैं, उसकी वजह से हमने यहाँ पे अकाउंट कर लिया एक डैम्पर, विस्कस डैम्पर। अब इसकी वजह से सारी हमारा सिस्टम जो रुक जाएगा, और ये हमारे एक रियल केस आ गया। ये सही बात है, अब हम रियल केस को उतर रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इस फोर्स को अकाउंट करना है। तो ये जो फोर्स है ना, ये क्या है, एक एक तरीके से हम इसे समझें, ये हमारे डैम्पिंग फोर्स का काम करेगा, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स, जो डैम्पिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारी वेलोसिटी के। जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा c, ये होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी यूनिट्स न्यूटन सेकंड पर मीटर होती है, ठीक है। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। तो हमने क्या है कि हमारा जो पुराना सिस्टम था, जो हमारा पुराना सिस्टम था ये वाला, इसमें हमने ये ऐड कर दिया, ये क्या है, एक अपवर्ड फोर्स ही लगाएगा भाई, इसे रोकना चाहेगा, ठीक है, जो हमारा मोशन उसको रोकेगा। तो एक प्लस आ जाएगा, प्लस एफ डी होगा, ठीक है। हमारी इक्वेशन जो हमारी पहली गवर्निंग इक्वेशन हमने पढ़ी थी उसमें कुछ नहीं करेंगे, ये ऐड कर देंगे, ये क्या है, एफ डी है इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमारी आ गई डैम्प वाइब्रेशन की गवर्निंग इक्वेशन। तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है, और अपने कोई भी आपका एग्जाम है इंजीनियरिंग का, उसको आप सिंपली यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल के बता सकते हो किसी को भी, कि कोई अगर बोलता है कि डैम्प वाइब्रेशन की गवर्निंग इक्वेशंस को, तो ये एक सिस्टम बनाओ, ऊपर से सारी चीजें पुट करो और हमें मिल गई। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि भाई रियल लाइफ में, चलो ठीक है, ये हमने समझ लिया ये सारी चीजें। अब अब हमें एक और टाइप का वाइब्रेशन पढ़ना है जो कि फोर्स वाइब्रेशन, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम थोड़ा समझते हैं। देखो हमारे पास जो पुराना सिस्टम था वो हमारे पास अभी भी है। अब क्या है कि सिंपल एक फोर्स हम कंटिन्यूअसली अप्लाई कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, हम फोर्स लगा के छोड़ देते थे, फिर हम देखते थे कि अपनी बॉडी रुक रही है। पर हम क्या कर रहे हैं कि बॉस अब एक हम कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहे हैं।
तो हम एक कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स नॉर्मल नहीं है, ये पीरियोडिक फोर्स है, विच मीन्स ये रिपीट करती रहेगी अपने आप को, लगेगी छोड़ देगी, लगेगी छोड़ देगी, लगेगी छोड़ देगी, करेक्ट। आई मीन प्रेशर डाला तो कुछ देर बाद फिर हमने मतलब प्रेशर डाला छोड़ दिया, प्रेशर डाला छोड़ दिया, तो वो वाइब्रेट तो हमेशा होता रहेगा। अब रुकना तो है नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि हम एक अप्लाइड फोर्स है हमारे पास जो कि है पीरियोडिक इन नेचर। जब हम ये ऐड कर देते हैं अपने सिस्टम में, हमें क्या मिल जाता है? फोर्स वाइब्रेशन की। भाई वाइब्रेशन किसी की वजह से हो रहा है, फोर्स, कोई फोर्स कर रहा है। हमारे इक्वेशन हमें पहले वाली पता थी, सिंपली यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है ये बन गई हमारी नॉन होमोजीनियस गवर्निंग इक्वेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। बस समझ में आ गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इन तीनों चीजों का। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास, अब आप भी बोलोगे कि इतना एक एक कंपोनेंट तो होता नहीं है गाड़ी में या फिर किसी भी मैकेनिकल चीज में, तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लेते हैं ना। इसका एक काम करते हैं, जो हमारा स्प्रिंग है वो क्या बता रही है? इलास्टिसिटी, एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर मान चलो एक स्टील का है, एक एल्यूमिनियम का है, डिफरेंट पार्ट है, तो हम क्या करते हैं? चलो एक काम करते हैं, उसका मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, बट हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ना चाहते हैं, जो कि हम अगेन एक रियल लाइफ केस के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि चलो ये हमारा एक कोई सस्पेंशन था, ये हमारा कोई कुछ टायर के थ्रू हमारा एक्सल था, ठीक है। तो ये हमने दोनों कंपोनेंट लिया, एक मास अटैच जो कि इन दोनों का पर्टिकुलर मास होगा, तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया कि अब हम क्या करते हैं कि इसी को अगर हमें वाइब्रेशन थ्योरी में रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स केस को, हम कैसे करेंगे? इसको एक सीरीज में, एक वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, एक सीरीज होगी, एक पैरेलल हो जाएगा। तो सीरीज का भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि है तो सही K1 K2 डिफरेंट बिकॉज ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमने थोड़ा सा सिस्टम को डिफ्लेक्ट किया, तो हमने कहा कि भाई जो डिफ्लेक्शन था वो दोनों में बट जाएगा। समझ, हमने 10 mm का हमने डिफ्लेक्शन दिया, तो दोनों में अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो है वो लेट्स से 5 और 5 हो गया, ठीक है, 5-5 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो फोर्स होगी ना, जो जो हमने फोर्स लगाई वो दोनों में बराबर होगी। तो ये तो हो गया भाई सीरीज का अंडरस्टैंडिंग। हमें क्या करना है कि बॉस, हम तो जानते हैं कि हमें तो सॉल्व करना है इन सबको एक सिस्टम बना के, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक करना है। तो हमें क्या करना था? के इक्विवेलेंट करना था, जिससे कि हम अपनी वाइब्रेशन थ्योरी में लगा पाए और समझ पाए। के इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा इसका? हम ये फॉर्मूला इसका रेडी है हमारे पास, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा? के इक्विवेलेंट। जैसे के इक्विवेलेंट मिल जाएगा, हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी सिस्टम की, पूरे सिस्टम की। अब हम एक ही कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे, तो हम रियल केस में बढ़ रहे हैं। ऐसे पैरेलल वाला केस क्या रहेगा कि दोनों जो हम स्प्रिंग्स हमें दिखेंगे पैरेलली अटैच्ड हैं इसमें, और ये एक इसका वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, बीच में मास है और दोनों तरफ आपके स्प्रिंग है, करेक्ट। इसका के इक्विवेलेंट कैसे हो गया? K1 + K2 हो गया, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, क्या हो गई कि भाई सेम डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, और फोर्स जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी K1 और K2 में, बस। अब आपकी क्या होगा कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताओ सिस्टम की। आपको वो एक्जैक्टली स्प्रिंग तो देने नहीं वाला, आपको एक सिंपल सिस्टम ऐसा दे देंगे। आगे और अच्छा ये पैरेलल में सबसे पहले पैरेलल को सॉल्व करोगे, उसका उसका सीरीज में है, अकॉर्डिंगली के इक्विवेलेंट निकाल दोगे। जैसे के इक्विवेलेंट आ जाएगी आपको नेचुरल मतलब के नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इजीली आप के इक्विवेलेंट पुट करके निकाल लोगे सिस्टम की। और देखिए कभी भी आपको किसी एंगल पे दे रखा है कोई भी चीज, तो आप को टेंशन नहीं लेनी, आपको सिंपली जो एक्चुअल उसका मतलब भूल जाइए कि कोई एंगल है, नॉर्मल समझिए कि वो एक पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है, तो कुछ एंगल उसमें ओरिएंटेशन काम नहीं करता है, ठीक है। आप डायरेक्टली के इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। और ध्यान रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं एग्जाम्स में, तो या कहीं भी इन जनरल प्रोफेशनल लाइफ में ऑल्सो, तो फ्रीक्वेंसी हमारी एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि FN होती है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियंस पर सेकंड होती है, इसकी यूनिट। अब भाई जो भी हमने जो पढ़ा वो हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम था, पर ध्यान रखो कि हमेशा स्प्रिंग मास सिस्टम से ही नहीं वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते, कई सारी और कॉम्प्लेक्स थ्योरी होती है। पेंडुलम वाली एक थ्योरी जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। सबका अलग अलग फिर अलग अलग तरीके से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सारी चीज आपको याद रखनी है। अब हमें क्या करना है कि हम सिंपली रिकॉल करते हैं हमारे जो डैम्प्ड वाइब्रेशन था, फ्री नेचुरल डैम्प्ड वाइब्रेशन जो था, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था? विस्कस डैम्पिंग थी, करेक्ट, और करस्पॉन्डिंग डैम्पिंग फोर्स था, ठीक है। तो हमारा ये वाला सिस्टम था, हमें पता लग गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है ना, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करके हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? ये तो होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो राइट साइड वो इक्वल टू 0 है, ठीक है, बहुत इजी है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एक्स, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं एक्स और निकालते हैं सॉल्यूशन, तो एक्स इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a करके जो फॉर्मूला है, ऐसे करके हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं फॉर होमोजीनियस, जहाँ पे इक्वल्स टू 0 है। अब जैसे हम क्या करेंगे कि अब हमें पता करना है कि भाई हमारा सिस्टम कितना डैम्प कर रहा है, तो उसको समझने के लिए डिग्री ऑफ डैम्पनेस होता है। तो डिग्री ऑफ डैम्पनेस क्या हो गया? जब हम उसका रूट्स निकाल लेते हैं, तो ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म,
तो दो टर्म मिलेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें डिग्री ऑफ डैम्पनेस मिलेगी। अब डिग्री ऑफ डैम्पनेस क्या बताएगी कि भाई मेरे सिस्टम में कितनी डैम्पिंग हो रही है, हो भी रही है नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो हमें ये डीओडी बता देगा। अब सबसे ज्यादा जो आपको सुनने में आएगा जब आप वाइब्रेशन की थ्योरी पढ़ोगे तो जीटा, वो क्या होता है, हमारा डैम्पिंग फैक्टर होता है, उसको हम जीटा बोलते हैं। वो क्या कुछ नहीं होता, अंडर रूट ऑफ डीओडी होता है, मतलब डिग्री ऑफ डैम्पनेस। उसका फॉर्मूला जैसे जैसे डीओडी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जाकर सी डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ के एम, के क्या स्टिफनेस, एम क्या मास हमारा, और डी का डैम्पिंग कोफिशिएंट जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, करेक्ट। तो ये हमें पता लगे। अब कई बार हम क्या देखेंगे कि अगर हमें लेस से डैम्पिंग अचीव करनी है, या फिर मतलब क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं जीटा के, तो हम जानते हैं कि एक व्हाइट लाइन देखते हैं कि जब जीटा जो है जब स्मॉलर देन 1 होगा तब क्या होगा, जो हमारी व्हाइट लाइन इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रही है, ये डायग्राम है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसमें क्या है कि जो व्हाइट वाली लाइन है ना, ये आपको शो कर रही है कि वाइब्रेशन के बारे में। अब जब हमारा जीटा 1 है तो क्या हो रहा है कि अंडर डैम्पिंग है, कि मतलब वाइब्रेशन तो डैम्प हो रहे हैं पर एकदम से नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ये ट्रेजेक्टरी है, ठीक है, तब जाके वो डैम्प हो रहे हैं। और ग्रीन लाइन क्या शो करती है, ओवर डैम्पिंग, कि बॉस जीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होता है कि भाई जैसे ही वाइब्रेशन आना स्टार्ट हुआ बॉडी में तुरंत रोक दिया गया, ठीक है, तो ये हमारी ग्रीन लाइन हो गई, तो हमारी कोई वाइब्रेशन नहीं है। और जब जीटा इक्वल टू 1 था क्रिटिकल डैम्पिंग, जब हम चाहते थे तभी एकदम से हमारा रुका है, ठीक है, वाइब्रेशन रुकी। अब आप बोलोगे कि भाई वाइब्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं, तो वाइब्रेशन पढ़ने की जिससे कि हम अंडर डैम्पिंग जितने भी हमारे सिस्टम मिलेंगे, हमारी गाड़ी चलती है वाइब्रेशन आते रहते हैं आते रहते हैं, तो बस उसी को ही तो रोकना है हमें। तो वो हमारा हमेशा कौन सा केस होगा, ये वाला केस होगा अंडर डैम्पिंग, तो हमेशा अंडर डैम्पिंग वाला केस हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हम समझते हैं कि भाई जीटा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, भाई और डैम्पिंग कोफिशिएंट हमें सिस्टम का पता होना चाहिए और उसकी क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट पता होना है, इन दोनों का रेशियो हमारा एक और तरीके से जीटा बताता है। ध्यान रखना जितने भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स है ना हमारे, वो सब अंडर डैम्पिंग में आते हैं, ठीक है। इफ वी आर मॉडलिंग अ रियल सिस्टम, तो अब हम कोई रियल सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जीटा की वैल्यू हम या तो एक्सपेरिमेंटल, जैसे वो स्केल था, तो स्केल के थ्रू हम एक्सपेरिमेंटली भी बता सकते हैं, या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की हेल्प से। ये क्या बताता है कि भाई जो हमारी वेव चल रही थी, तो हर वेव का एक टाइम पीरियड होता है, एक फुल वेव का, तो जैसे ही वेव स्टार्ट होती है, जैसे ही पहली वेव खत्म हुई दूसरी वेव स्टार्ट हुई, तो उसका जो रेशियो होता है एम्पलीट्यूड का, वो हमें लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होता है, कितना कम हुआ है, ठीक है, तो वो हम इस फॉर्मूले से डेल्टा से पता कर लेते हैं। फिर हम अकॉर्डिंगली क्या है उसका डैम्पिंग फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, डैम्पिंग रेशियो जीटा निकाल लेते हैं, तो यही तो चाहिए। फिर हम उसके हिसाब से अपना सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं कि बस इतना था और अकॉर्डिंगली हमारा इतने इतने टाइम पे सिस्टम वाइब्रेशन कम हो जाएंगे सिस्टम के, और ये हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर के थ्रू हम फिर इसको बनाते हैं, मतलब डिजाइन करते हैं। अब जो भी हमने चीजें पढ़ी, तो इसमें क्या हो रहा था, सारी चीजें हमने अभी भी फोर्स वाइब्रेशन के बारे में नहीं पढ़ा, मतलब जो हम ये चीज पढ़ रहे थे, हम फोर्स सिर्फ देख रहे हैं कि भाई जो वाइब्रेशन हो रहा है वो उसकी खुद की फ्रिक्वेंसी की वजह से हो रहा है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वजह से। पर इन जनरल फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है कि हमेशा एक्सटर्नल फोर्स रहती है, तो आप बहुत सारे केसेस देखोगे कि जहाँ पे आपका फोर्स वाइब्रेशन दिखेगा। जैसे कि मान चलो ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमारे जितनी भी ऐसे बड़ी टर्बाइंस होती हैं, मोटर्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, तो अगर उसका जो शाफ्ट है अगर उसमें कहीं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास अटैच है, और कई बार होता भी है, ऐसे फ्लाई व्हील है उसमें कहीं मास अटैच है कुछ भी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है ना, वो अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट कर देगा, मतलब टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा। तो हमें क्या करना है कि उस टू एंड फ्रो मोशन को या तो हमें उसे खत्म करना है, अगर उसे खत्म नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो हमारे सिस्टम को तोड़ देगा या खराब कर देगा, आई मीन जो हमें नहीं चाहिए। या कभी कभी हम जानबूझ के लगाते हैं, जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, कभी कभी हमारा वाइब्रेट होता है वीडियो गेम, तो क्यों होता है, हमने क्या किया, मोटर में अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी वजह से ऊपर नीचे वाला जो मोशन है वही एसएचएम मोशन स्टार्ट हो जाता है, और हमारा जो है वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं। इस सिस्टम में जब हम देखेंगे, यहाँ तो एज अ मशीनरी हमें से रिड्यूस करना है, तो हमने स्प्रिंग लगा दी कि हम नॉट ओनली इसको हम चेक कर सकते हैं भाई कितना वाइब्रेशन आ रहा है, और उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। और वीडियो गेम्स में कभी कभी हम लोग उसे लगाते भी हैं, ठीक है। तो हमारे एक साइनोसॉइडल, मैंने आपको फोर्स ऑलरेडी बता दी थी। अब क्या हुआ, जैसे हम फोर्स वाइब्रेशन पढ़ते हैं तो हमारा एक और फैक्टर आया था जो कि है हमारा एक्सटर्नल फोर्स। जैसे हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये इक्वेशन क्या बन जाती है, नॉन होमोजीनियस। अब आपको इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगने वाला है, ये जो आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, दो पार्ट में सॉल्व करते हैं इसका। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमने ऑलरेडी फ्री वाइब्रेशन के डैम्प्ड वाले केस में देखा था, और एक हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो कि हमारा काउंट करेगा जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, ठीक है। तो जैसे हम ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखेंगे तो ये हमें ऑलरेडी नोन है, और जैसे ही हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ आप एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिखेगी। तो ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो है क्या, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा जो हमें आर के बारे में समझना है। भाई आर क्या है यहाँ पे,
तो आर कुछ नहीं है, रेशो है एक फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्वेंसी जो हमारे सिस्टम के, जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना बॉस, उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी होगी, करेक्ट, वो अपनी एक फ्रिक्वेंसी से ही तो वाइब्रेट कर रहा होगा, और एक हमारी सिस्टम की फ्रिक्वेंसी है, तो उसी का ही रेशो हमारा आर होता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है जब हम फोर्स वाइब्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, कि जब हमारे सिस्टम में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में हो रहा था, तो हमें पता है कि फोर्स वाइब्रेशन में क्या होगा कि पहले तो भाई सिस्टम का वाइब्रेशन होगा, वो रुक जाएगा, पर लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वाइब्रेशन होगा वो चल रहा होगा, तो सिस्टम में हमेशा वाइब्रेशन रहे, ठीक है। पहले डैम्प की वजह से थोड़ा रुक गया, पर लेकिन फोर्स की वजह से चल रहा है। तो क्या होता है कि जब हमारा वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चल रहा होता है सिस्टम में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। बस इसमें कभी कभी हमारा थोड़ा फेज डिफरेंस आ जाता है, पर लेकिन जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होती है वो ये बताती है कि बॉस जो आपका वाइब्रेशन चल रहे हैं ना, वो एक्सटर्नल फोर्स के चल रहे हैं, अब जो आपका नेचुरल था सब खत्म। अब हमने क्या देखना है कि यार एक कंडीशन आ जाती है, जब हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ये आखिरी कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, फिर हमारी वाइब्रेशन की थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म है। तो ये कभी आप एक बहुत डिफिकल्ट से ग्राफ देखते होंगे, इसको आप समझते हैं भाई है क्या ये, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब फोर्स वाइब्रेशन होते हैं तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट में दो टर्म से डिफाइंड है, एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो आर टर्म हमने बताई थी, जो रेशियो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, आई मीन द फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है, जब ये हमारे इक्वल्स टू 1 हो जाए, मतलब जब आर इक्वल्स टू 1 हो जाए लेट्स से, और या फिर जो नीचे वाली टर्म है, ये जो डिस्प्लेसमेंट की ये वाली टर्म है इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1/0 हो जाएगा। भाई ये कंडीशन तो हम चाहते नहीं ना बिल्कुल भी, कि हमारा सिस्टम एकदम से बहुत तेज वाइब्रेट करना स्टार्ट हो। और ये होता है इन रियल लाइफ में, क्या होता है कि सिस्टम की एक फ्रिक्वेंसी है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमने पढ़ी थी, और जो फोर्स हम वाइब्रेशन है उसकी एक अपनी फ्रिक्वेंसी होगी। जब दोनों फ्रिक्वेंसी आपस में मैच हो जाती है तो क्या होता है, एकदम से डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाती है सिस्टम की। ये ही कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन बोलती है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो एक कंडीशन हो गई जहां पे ये 0 हो गया, दूसरी कंडीशन क्या है, 2r जीटा। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि अगर बहुत कम डैम्पिंग है, हमने सिस्टम में डैम्पिंग ही नहीं दी है, तब भी ये इक्वेशन 0 हो जाएगी और फिर से हमें बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। पर रियल केस में क्या होता है, डैम्पिंग तो हम दे देते हैं, ठीक है, डैम्पिंग का कोई हमारा इश्यू नहीं होता, हम स्प्रिंग लगा देते हैं, डैम्पिंग दे देते हैं, तो फॉर श्योर है कि इन्फिनिटी तो नहीं जाएगी हमारी ये, पर लेकिन बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जब हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। तो ये जो हम रेड लाइन देखते हैं ना हमेशा, ये रेड लाइन यही शो करती है कि बॉस ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, इन्फिनिटी पहुंच गया है, ये रोको इसे। तो हम क्या करते हैं, चलो ओके ठीक है, हम बहुत ज्यादा डैम्पिंग लगाते हैं, ओवर डैम्पिंग अंडर डैम्पिंग वाला केस है, तो ये डिफरेंट जो और बाकी के जो ग्राफ है ना, ये डैम्पिंग शो कर रहे हैं कि हमने ऐड करते हैं, हम उसको कंट्रोल में लेकर आ रहे हैं। भाई जितना वाइब्रेशन होना चाहिए उतना ही हो, ऐसा ना हो कि शूट अप हो। तो यही कंडीशन को रेजोनेंस है, और यही हम चाहते हैं कि ना हो अपने सिस्टम में, समझ रहे हो? तो अब क्या होता है कि ये हम इग्नोर करना चाहते हैं हमेशा। अब एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप कहोगे चलो थ्योरी पार्ट खत्म, बस इतना ही था। अब हम बात करते हैं कि लेट्स से मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैंने एक ब्रिज बनाया। तो जब मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया तो हमें पता है कि भाई क्या हो सकता है, उसमें एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो सकती है, उसकी खुद की होगी, फॉर श्योर उसकी खुद की अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी। अब उस ब्रिज से गाड़ी जा रही है, लो बग जा रहे हैं, लेट्स से बहुत तेज हवा का झोंका है, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। ये क्या हो गए? एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए। अब हमने पढ़ा था कि भाई एक्सटर्नल फोर्स की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। तो वो जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो एडिट फ्रिक्वेंसी होती है, वो हम चाहते हैं हमारे नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जो सिस्टम की नेचुरल, उससे मैच ना करे। तो इसी वजह से हम जो भी डिजाइन करते हैं कोई भी चीज, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को हमेशा हटा के चलते हैं कि भाई दोनों चीजें आपस में कोई मैच ना हो। तो हम क्या करते हैं, जो सिस्टम की जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो हमेशा तो चेंज कर देते हैं, या फिर उसको इतना डैम्पिंग, इतना डैम्प दे देते हैं कि वो सिचुएशन ना आए कभी। तो हमें क्या करना होता है कि हमें हमेशा ये फेलियर से बचाना होता है, क्योंकि अगर दोनों चीजें मैच हो जाएंगी, दोनों फ्रिक्वेंसी, तो क्या होगा, हमारा ब्रिज टूट जाएगा। हमने देखा ब्रिज टूट जाते हैं, तो कभी कभी रीजन ये भी होते हैं कि भाई फ्रिक्वेंसी मैच हो गई थी, इस वजह से हमारा ब्रिज गया टूट, ठीक है। अब हमें उसे बचाने के लिए क्या करना है कि भाई दोनों फ्रिक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात ये कि भाई छोटे मोटे सिस्टम तो हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, पर जैसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आती हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमें सॉफ्टवेयर की हेल्प करनी होती है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर अपने अंदर एक कोड चलाता है, वो क्या करता है, वो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस है, वो उसकी एक अलग थ्योरी है। जैसे ये तो मैकेनिकल थ्योरी तो आपको समझाने की थी, अब आपको इसे अब
प्रैक्टिकली करना है तो प्रैक्टिकली आप पुल तो बना नहीं सकते, फिर चेक तो कर नहीं सकते। हम क्या करते हैं, इसका एक इजीएस्ट वर्जन होता है कि उसको हम डिजाइन करते हैं टूल्स में से। कैड का टूल हो गया हमारा, सॉलिडवर्क्स हो गया, जितने भी हमारे पीटीसी क्रियो हो गया, इन सब में डिजाइन करते हैं। फिर हम उसको सिमुलेशंस करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि चलो अब उस पर एक्सटर्नल फोर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उस पर चेक करते हैं, ठीक है। और उससे चेक करते हैं कि ये फेल करेगा नहीं करेगा। जब हमें वहां कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ ठीक है नहीं फेल कर रहा है, हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है या जो भी हमारा सिस्टम का था केस, तो हम फिर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो आप समझिए, ये नहीं कि थ्योरी के बेसिस पे हम जो है बना देते हैं ब्रिज, नहीं। एडवांस इंजीनियरिंग वही होती है जब आप उसको समझते हो, उसको अप्लाई करते हो, डिजाइन करते हो, उसको सिमुलेट कर लेते हो, समझ जाते हो कि अब कोई फेलियर नहीं होगा, फिर आप डिजाइन के लिए आगे बोलते हो। तो अभी यहाँ पे एक फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर है अबेकस, जो कि ये चीज हमें प्रैक्टिक मतलब सॉफ्टवेयर में करके दिखा देता है। और ये ज्यादातर एक अप्रोक्सीमेट बताता है सॉल्यूशन, ये हमेशा एक सच्चाई नहीं बताएगा कि ऐसे ही होगा। ये क्या करेगा, 90% 95% अप्रोक्सीमेशन दे देगा, ठीक है। इसकी अपनी अलग थ्योरी है, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे मैं इसकी पूरी थ्योरी आपको हिंदी में समझा दूंगा क्या है कैसे है, ठीक है। तो इस थ्योरी के थ्रू हम जो है समझ पाते हैं कि भाई रियल केसेस में और जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस में कितना डिफरेंस होता है, या फिर हम अप्रोक्सीमेटली बता पाते हैं कि भाई क्या क्या केस है। तो मैंने क्या किया है कि एक थ्योरी है, अगर आपको ऑलरेडी पता है अबेकस के बारे में, एक सॉफ्टवेयर है CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं, किसी भी सेक्टर में परफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रक्चर हो गया, थर्मल हो गया, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड के रिलेटेड, ठीक है, किसी में भी कर सकते हैं, थर्मल हो गया। पर लेकिन वो आपकी पहले थ्योरीज उसमें फिर लगती चली जाती हैं। तो वो आप क्या करो कि एक मैंने इंग्लिश वाली वीडियो है, उसमें आप चेक करना है कि मैंने कैसे नेचुरल मॉडल एनालिसिस किया है इस पूरे सिस्टम का, नेचुरल फ्रिक्वेंसी पता करने में। सिर्फ रेजोनेंस कंडीशन जो सो कॉल्ड अपन समझ रहे थे, वो हम कैसे पता कर सकते हैं, उसकी एक एडवांस अपनी थ्योरी है। बट वो मैंने आपको शो किया है मेरी इंग्लिश वाली वीडियो में, इसी के ऊपर लिंक मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा, जिसमें आप वो सॉफ्टवेयर देख पाओ। वो ऑलमोस्ट आखिरी के 10 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि मैंने कैसा किया था। तो उसमें किया किया था कि मैंने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई थी। मतलब मान चलो कि मैंने एक घर बनाया था, जिसमें जो है 3 पार्ट है, आई मीन 3 फ्लोर है। आई मीन द फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, और ये थर्ड फ्लोर है। तो जो फर्स्ट फ्लोर है वो एक मैंने स्लैब मान ली थी, रिजिड स्लैब थी, और वो क्या है कि एक कॉलम, एक खंबा टाइप का जो हम बोलते हैं, उस पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भाई जो जो पोल है वो ऐसे तो टूटेगा नहीं, करेक्ट, आई मीन ऐसे तो वो टूटता नहीं है, वो कैसे टूटता है, थोड़ा बेंड हो जाता है। तो हमें वो बेंडिंग वाला हमें ना पता होना चाहिए कि वो कैसे बेंड हो रहा है, तो जो लेटरल डिफ्लेक्शन है, तो वो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने एक बहुत क्विक आपको समझाया कि हम कैसे करते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई किस किस तरीके के डिफॉर्मेशन आ सकते हैं मेरी बॉडी में, मतलब मेरे स्ट्रक्चर में, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए उधर, उसमें चेक करिए, वो इंग्लिश में ही है, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं हिंदी में भी आपको बना दूंगा। बट अभी तक जितनी आपने चीजें समझी हैं, इसको हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं हम एज अ सॉफ्टवेयर के थ्रू। फिर हम उसे प्रैक्टिकली बनाते भी हैं, और कभी को एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग भी करते हैं छोटे मॉडल पे, प्रोटोटाइप पे। तो जितनी भी वाइब्रेशन की थ्योरी थी हमने आज पढ़ ली, ठीक है। इसको आप हमने समझ ली। इवन अब आप फॉर्मूलाज भी एक बार क्रॉस चेक करोगे ना, तो आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, इवन आप कोई एक बुक से रेफर करोगे। तो मेन मेरा एस्पेक्ट ये था इस पर्टिकुलर वाइब्रेशन की थ्योरी में, आपको वाइब्रेशंस के बारे में पता लग गया, आपको जो है वो कैसे अप्लाई होती है थ्योरी वो पता लग गया। जब भी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो बस यही था, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं और ज्यादा डिटेल में भी चीजें आपके लिए ला के दूंगा, ठीक है, और एक्सप्लेन करूंगा। और बस दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। बाय।